हेलो, वेलकम टू लेक्चर। इस लेक्चर में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ यूपी को पूरे पोर्शन को एक साथ कवर करेंगे और ब्रीफली जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम एक बार में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री से। तो एंशियंट हिस्ट्री को तीन तरीके से मेनली क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को क्लासिफाई किया जाता है, वैसे ही यूपी को भी किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है प्री हिस्टोरिक एज, देन प्रोटोस्टोरिक एज और देन हिस्टोरिक एज। तो हिस्टोरिक एज मतलब जब ह्यूमन ने लिखना शुरू कर दिया और उस समय की लिखी हुई चीजें हम अभी तक पढ़ पाते हैं, वो है हिस्टोरिक एज। तो ये था आयरन एज, वैदिक पीरियड, महाजनपद, मेजर एम्पायर। उससे पहले क्या था? उससे पहले एक आता है प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी इस समय पे चीजें लिखी तो गई हैं लेकिन हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस समय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन काम करती थी, है। चीजें पिक्चर के फॉर्म में कुछ कुछ लिखी गई हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इस तरीके से कुछ कुछ पिक्चर बना के समझाया गया है, लेकिन जो कि हमारे अभी तक समझ नहीं आ रहा। और इसी समय पे ब्रॉन्ज एज भी चल रही थी, है ना। इंडस वैली एक तरीके से ब्रॉन्ज एज ही थी। ब्रॉन्ज ह्यूमन ने खोज लिया था, उसका यूज करना शुरू कर दिया था। और सबसे पुरानी एज वो है प्री हिस्टोरिक एज, यानी हिस्ट्री से भी पुरानी। तो वो है स्टोन एज, यानी इस समय पे केवल पत्थर ही हैं जिनके थ्रू हम कुछ कुछ चीजें समझ पाते हैं। पत्थरों का यूज करना सीखा था ह्यूमन ने इस समय पे, है ना। पत्थर को नुकीला बनाना, उससे कैसे शिकार करना है, या फिर जो केव्स हैं उन पे कुछ कुछ आकृतियां बनाई गई हैं स्टोन के थ्रू, है ना। तो ये सब चीजें प्री हिस्टोरिक एज में मिलती हैं। तो प्री हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज को तो हम एक साथ पढ़ लेते हैं और हिस्टोरिक एज को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूपी के पर्सपेक्टिव से हम केवल पढ़ने वाले हैं, और वो भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं केवल उतना। तो प्री हिस्टोरिक एज और इंडस वैली साइट्स इन यूपी। तो प्री हिस्टोरिक को भी तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, है ना। यानी स्टोन एज के भी तीन पार्ट हैं। एक ओल्ड, सबसे पुराना, एक मिडिल वाला, ठीक है, एक न्यू, ठीक है। तो देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड को सबसे पहले। पैलियोलिथिक पीरियड के यानी सबसे पुराने जो कुछ कुछ लोकेशंस पर साइट्स मिली हैं, नंबर एक बेलन वैली। तो बेलन वैली कहाँ पर है? ये प्रयागराज और मिर्जापुर, जो आज के प्रयागराज और मिर्जापुर है, वहां पर बेलन वैली स्प्रेड है, ठीक है। इसको किसने एक्सकेवेट किया? प्रोफेसर जीआर शर्मा ने। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस तरीके की चीजें, और बेलन वैली तो बार बार पूछी ही जाती है कि ये किस जिले में पाई जाती है ना। यहाँ ये किस लिए फेमस है? बेलन वैली में क्या मिला है ऐसा जिससे जो हमारे हिस्ट्री को रीड करने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है? वो है बोन मदर गॉडेस स्टेचू, है ना। मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की एक स्टेचू मिली है, जो कि लोहंदा नाला, लोहंदा नाला बेलन वैली में ही एक जगह है, वहां पर मिली है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक साइट ये मिली है, इसके अलावा एक और साइट है जो कि सोनभद्र में मिली है, जिसका नाम है सिंगरौली वैली। नेक्स्ट चंदौली में मिली है चकिया, और बांदा जिले में नीही और गोपीपुर। ये साइट्स पूछी जाती हैं कि कौन सी पैलियोलिथिक साइट्स किस जिले में है, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट साइट्स। और बेलन वैली में ये पूछ लिया जाता है कि मदर गॉडेस स्टेचू कहाँ पर मिली है इन पैलियोलिथिक साइट्स में से, तो उसका आंसर बेलन वैली है, ठीक है। नेक्स्ट है मेसोलिथिक, यानी मिडिल स्टोन एज। तो इसको ये कई जगह पे मिला है ना। मिडिल मेसोलिथिक पीरियड के सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। नंबर एक प्रतापगढ़ क्लस्टर, प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके में बहुत सारी जगह पे, जैसे सराय नाहर राय, ये मेसोलिथिक साइट है। और यहाँ पे एक साथ 15 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, ठीक, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट है महदहा एंड दमदमा। ये किस लिए फेमस है? नंबर एक, यहाँ पे डबल बुरियल है, यानी एक ही कब्र में दो लोग। इसी तरीके से एक ही कब्र में
3 लोगों के स्केलेटन मिले हुए हैं, ये इसलिए भी फेमस है। ये दमदमा में मिला है, ठीक है। ये दमदमा में है 3 ह्यूमन स्केलेटन, और डबल बुरियल ये महदहा में है, ठीक है। डबल बुरियल तो और भी कई जगह पे मिला है, लेकिन यूपी में ये केवल महदहा में है। फिर नेक्स्ट प्रयागराज में एक और मेसोलिथिक साइट है, वो है चोपानी मांडो। ये जगह के नाम आपको याद रखने हैं, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और किस लिए फेमस है ये भी याद रखिए। नंबर एक, सबसे पुराना झोपड़ी का जो एविडेंस है वो चोपानी मांडो में मिला है प्रयागराज में। और सबसे पुराना पॉटरी का भी जो एविडेंस है वो भी चोपानी मांडो में मिला है। तो ये हो गए सब प्रतापगढ़ क्लस्टर वाले मेसोलिथिक साइट। फिर आता है मिर्जापुर क्लस्टर, यानी मिर्जापुर जिले में भी बहुत सारी चीजें मिली है। नंबर एक, सुहागी घाट। ये किस लिए फेमस है कि फर्स्ट। नेक्स्ट है मोरहना पहाड़। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें कि घोड़े और रथ बने हुए हैं, ठीक है। सुहागी घाट, मोरहना पहाड़, और फिर है लेखैया और बघाई फोर्ट, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या मिली है, रॉक शेल्टर्स विद ह्यूमन बुरियल, यानी ह्यूमन बुरियल हैं, यानी कब्र हैं, और उसको ढक दिया गया है चट्टानों से। तो ये मिला है आपको लेखैया और बघाई फोर में। तो ये मिर्जापुर जिले में है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी साइट है, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, किस जिले में पाई गई है, और ये मेजोलिथिक है या पेलियोलिथिक है या फिर नियोलिथिक है। फिर नियोलिथिक आ जाता है न्यू स्टोन एज, है ना। नियोलिथिक यानी कि जब एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी थी ह्यूमन ने, अब तक वो केव्स में रह रहा था, है ना। और वो जंगलों के सहारे जी रहा था, लेकिन अब उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर में है। यहाँ पे सबसे पहला पैडी कल्टीवेशन का प्रमाण मिलता है कि ह्यूमन ने साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले धान की खेती करना शुरू किया। और ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर था, ऑब्वियसली उस समय पे कोई परमानेंट खेती नहीं होती थी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तो अब तक भी चल रही है कि एक जगह खेती की, वहां से फसल ली, उसको जलाया उस जगह को, फिर कहीं और जाके खेती करने लगे। तब तक उस खेत को छोड़ दिया गया जब तक वो दोबारा उपजाऊ ना हो जाए। तो इस तरीके से ये लहुरा देव में मिलता है। फिर है आज के प्रयागराज में पुल डेहवा, है ना। पुल डेहवा इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो धान का हस्क होता है ना, जो भूसी होती है, वो मिला है। और ग्रेन भी मिले हैं, अनाज भी मिला है, एक पॉटरी में रखा हुआ है। ये दोनों चीजें पॉटरी में रखी हुई मिली है, धान की भूसी और ग्रेन। तो ध्यान रखना है, लौरा देव, ओल्ड डेवा, ये दोनों नियोलिथिक साइट हैं। लौरा देव संत कबीर नगर में है, और कोल डेवा प्रयागराज में है। इसलिए फेमस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लौरा देव में साउथ एशिया का सबसे पुराना धान की खेती का प्रमाण मिलता है 9000 से 7000 बीसी के बीच का, ठीक है। और कोल डेबा जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पे एक पॉटरी में रखा हुआ राइस हस्क और ग्रेन मिला है। इसी तरीके से प्रयागराज की एक और साइट है महगरा। यहाँ पे क्या मिला है, सबसे पहला कैटल पेज, है ना, यानी कि जो पशु हैं, अ, पशुओं का जो प्रमाण है कि एक जगह पे सारे पशु बंधे हुए इस प्रकार से, ये यदि कि कोई बाड़ा रहा होगा, ये माना जा सकता है ना। और फार्मिंग हट्स, यानी झोपड़ियां हैं, और उन झोपड़ियों में शायद कुछ खेती का काम के पर्पज से कुछ चीजें रखी जाती रही होंगी, है ना। आसपास खेत रहे होंगे और बीच में वो झोंपड़ी रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज, है ना, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा की कई सारी साइट्स हैं यूपी के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। क्यों है इम्पोर्टेंट कि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर ईस्टर्न मोस्ट साइट, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म थी, यानी मेरठ तक हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। और एस्केवेट किसने किया, वाई डी शर्मा ने, ठीक है, आलमगीरपुर को।
कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे हुलास, ये पीवाईक्यू में पूछी हुई है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो हुलास पूछा हुआ है। हुलास और बड़गांव ये दोनों सहारनपुर में है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है ना, मतलब कौन सी साइट किस जिले में है ये मैच करने के लिए आ जाता है। तो हुलास बड़गांव सहारनपुर में है। सनौली बहुत फेमस है, बागपत में है। और क्यों फेमस है कि यहाँ पे नंबर एक तलवारें मिली हैं, और कुछ राजाओं के बुरियल्स की निशानी मिलती है, यानी यहाँ पे राजाओं के कुछ कह सकते हैं कि उनके शव कंकाल मिले हुए हैं। और ये कैसे पता चला कि वो रॉयल बुरियल है, क्योंकि वहाँ आसपास रॉयल चीजें मिली हैं, कुछ सोने की चीजें मिली हैं, मुकुट मिले हैं, है ना, उनकी तलवारें मिली हैं। तो उससे माना जा सकता है कि वो लोग ही रॉयल क्लास रही होगी, है ना। और इसीलिए माना ये भी जाता है कि कुछ लोग इसको क्लेम करते हैं कि वो महाभारत काल के भी हो सकते हैं, क्योंकि महाभारत हस्तिनापुर मेरठ ही था, है ना। तो उसकी संभावना है। फिर नेक्स्ट आता है मंडी। तो मंडी, ये हिमाचल प्रदेश वाला मंडी नहीं, ये यूपी वाला मंडी है, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, यहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। और इसी तरीके से मानपुर एक गांव है, ये बुलंदशहर, यूपी का ही एक जिला है। तो वहाँ की साइट से। तो ये आपका यहाँ पे आईवीसी साइट खत्म हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं वैदिक एरा पे। ठीक है, हिस्टोरिक एज में वैदिक एरा काफी इंपॉर्टेंट है। 8 महाजनपद केवल और केवल यूपी में थे। 18 महाजनपद थे, जिनका जिक्र अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 18 महाजनपद का वर्णन है, उनमें से 8 यूपी में थे। सब के बारे में पता होना चाहिए। नंबर एक, कुरु, इनकी कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आज के हिसाब से देखा जाए तो मेरठ से दिल्ली तक का जो इलाका है वो पूरा कुरु महाजनपद था। और इसलिए इम्पोर्टेंट है, वही महाभारत कॉन्फ्लिक्ट का ही क्षेत्र रहा। फिर नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की दो कैपिटल थी, एक नॉर्थ पांचाल, एक साउथ पांचाल। तो नॉर्थ पांचाल की अहिच्छत्र थी, और साउथ पांचाल की कामपिल्ली थी। आज के हिसाब से देखें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये 3 जिले पांचाल में आते हैं। जो कन्नौज है वो इसी में था, पांचाल। ठीक है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती, जो आज का अवध क्षेत्र है, यानी अयोध्या और गोंडा वाला जो क्षेत्र है वो कौशल महाजनपद में आता था। और इसमें क्या क्या था? शाक्य जो टेरिटरी थी, यानी कि अ, महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली थी वो इसी क्षेत्र में आती थी, इसी महाजनपद का पार्ट था कौशल, है ना। आज बेशक वो नेपाल में है, लेकिन उस समय तो पूरा ये एक ही क्षेत्र था। तो कौशल महाजनपद यहाँ तक था। और किंग प्रसेनजीत यहीं के राजा थे, कौशल के। ठीक है। फिर आता है सूरसेन। तो सूरसेन यानी उसकी कैपिटल मथुरा थी, आज भी इसका नाम मथुरा ही है। और इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप और मेगास्थनीज में भी शहर का वर्णन है। ठीक है, मतलब मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें वर्णन है, मेगास्थनीज राइटर थे इसके। तो सूरसेन और मथुरा, इन शब्दों का उसमें वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है वत्स। वत्स महाजनपद की कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशाम्बी मतलब आज का प्रयागराज, आज भी कौशाम्बी है वहाँ पे, है ना? कौशाम्बी नाम से ही है, और यमुना के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फिर आता है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की कैपिटल थी कुशीनगर और पावा, दो कैपिटल थी इनकी। ठीक। और आज के देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, रिपब्लिक हुआ करते थे ये। और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ है, ये पता ही है ना। इसलिए फेमस है। और महावीर का जो निर्वाण है वो पावापुरी में हुआ है, जो कि एक और कैपिटल थी मल्ल की। फिर नेक्स्ट है काशी। काशी आज भी नाम वाराणसी है। ठीक है। और वरुण और असी, दो नदियों के मिलने से वाराणसी नाम पड़ा था। बाद में कौशल में इसका, जो कौशल महाजनपद ये था, तो कौशल महाजनपद में काशी को मिला लिया गया। फिर था चेदी, लास्ट जो महाजनपद है चेदी, इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती, यानी आज का जो बांदा है। ठीक है। ऋग्वेद में इस जगह का वर्णन है शुक्तिमती का। ठीक है। और किंग शिशुपाल ने यहाँ पे रूल किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म की कौन कौन सी साइट्स हैं, जनरली पता होती हैं। ठीक है, नंबर एक, वाराणसी क्यों फेमस है, जो सारनाथ जगह है, वहां पर बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया था 5 अपने डिसाइपल को। उसको क्या बोला गया, धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, पहला जो प्रवचन। और यहीं पे धनेक स्तूप भी बना हुआ है, आपको पता ही है। स्तूप बनाए गए थे जहां जहां पे बुद्ध से जुड़े हुए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वहां वहां पे अलग अलग राजाओं ने कुछ कुछ स्तूप बनाए, तो धनेक स्तूप भी यहीं पर है, सारनाथ। फिर नेक्स्ट आती है जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों फेमस है, कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताया। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो 25 जो रेनी सीजन थे वो यहाँ पे बिताए, क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और स्वयं बुद्ध भी बारिश के सीजन में कहीं नहीं जाते थे, है ना। वो एक जगह पर रहकर विश्राम किया करते थे, और धर्म संबंधी और चर्चाएं होती थी, लेकिन वो कहीं प्रवास नहीं करते थे। तो 25 बार वो यहाँ पर रुके। और साहित माहित यहाँ पे एक स्तूप है श्रावस्ती में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताया। नेक्स्ट है कुशीनगर, पता ही है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ, है ना, बुद्ध का। और यहाँ पर एक स्तूप बना जिसका नाम है रामभर स्तूप, और यहीं पे क्रिमेशन साइट के बिल्कुल जस्ट ऊपर रामभर स्तूप बना हुआ है। नेक्स्ट जैनिज्म की भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स यूपी के अंदर हैं। तो नंबर एक अयोध्या है। अयोध्या इतना इम्पोर्टेंट है कि जैनिज्म के लिए कि 24 में से 5 तीर्थंकर का जन्म यहीं पे हुआ, पता होना चाहिए। ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट अजीतनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है अभिनंदन नाथ, जो कि फोर्थ तीर्थंकर थे। एक सुमतिनाथ जो कि फिफ्थ थे, और अनंतनाथ जो कि 14th। तो इन पांचों का जो जन्म है वो अयोध्या में। नेक्स्ट है काशी। अगेन काशी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदू, जैन, बौद्ध। तो जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म काशी में हुआ। नेक्स्ट है श्रावस्ती। श्रावस्ती में संभवनाथ जो कि थर्ड तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मुख्य मुख्य एम्पायर्स। यूपी में कहाँ कहाँ तक इनकी टेरिटरी फैली हुई थी। तो मौर्यों की बात करें तो अशोक ने कुछ पिलर्स यूपी में इरेक्ट किए। सबसे पहला लॉइन कैपिटल, जो कि आज इंडिया का एम्बलम भी वहीं से लिया गया है, तो सारनाथ में है वो। नेक्स्ट है प्रयागराज पिलर, ये भी अशोक ने ही बनाया था। ठीक है, इसको बाद में क्वीन एडिक्ट भी कह दिया गया। जब ब्रिटिशर्स का राज आया तो उन्होंने अशोक एडिक्ट की जगह इसको क्वीन एडिक्ट कहना शुरू कर दिया। और अशोक ने इसको सबसे पहले लगवाया था प्रयागराज पिलर को, बाद में समुद्रगुप्त ने इसी के ऊपर अपनी भी कुछ चीजें इंस्क्राइब करवा दी। ठीक है, इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, क्योंकि हरिसेन ने, है ना, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने इस पिलर पे समुद्रगुप्त के बारे में कुछ कुछ बातें लिखवाई। और बाद में इलाहाबाद फोर्ट में जहांगीर के द्वारा इसको ले आया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टोपरा और मेरठ का पिलर। इसको आज की डेट में दिल्ली ले जाया गया है, और फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेके गया था। इस पिलर के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि टोपरा पिलर को दिल्ली कौन लेके आया। ठीक है, और कहाँ से लेके आया। तो ये मेरठ से लेके आया था दिल्ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अहरौरा। अहरौरा आज के मिर्जापुर में है। ठीक है, ये माइनर रॉक एडिक्ट है। आपको पता होगा कि दो तरीके के रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। ये माइनर है, जो छोटा है वो माइनर है, जो बड़ा शिला है इस पे बहुत सारी चीजें इंस्क्राइब्ड है, मेजर रॉक एडिक्ट है। तो मिर्जापुर के अंदर है अहरौरा, ये भी अशोक का ही। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद में शंकिशा। ठीक है,
इसको एलिफेंट कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ। नंबर एक, भितरगांव टेम्पल। ठीक है, ये सबसे पहला, सबसे पुराना जो जीवित ब्रिक टेम्पल है, ईंट से बना हुआ पहला मंदिर। इससे पहले बने होंगे लेकिन हमें नहीं मिलते, सब टूट चुके हैं। भितरगांव टेम्पल पहला था, गुप्ता पीरियड में बना हुआ, कानपुर में है ये। नेक्स्ट है दशावतार टेम्पल। ये आज के ललितपुर में, देवगढ़ में दशावतार टेम्पल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे पुराना स्टोन टेम्पल है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंस्क्रिप्शंस भी हैं गुप्ता के समय की। बिलशार्ड इंस्क्रिप्शन एटा के अंदर है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में इसमें मिलता है। फिर गाजीपुर के अंदर भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन है। फिर लास्ट है मनकुंवर इंस्क्रिप्शन, प्रयागराज के अंदर है। और करमदंड, ये अयोध्या के अंदर है। इसमें भी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में लिखा हुआ है कि उनके समय का राज किस प्रकार का था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, और रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार का था। ये सारी चीज़ें मनकुवर इंस्क्रिप्शन और करमदंड इंस्क्रिप्शन में मिलती हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भितरी बिलशाल ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है। फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री का किंग, जिसके बारे में पढ़ना होता है, वो है हर्षवर्धन। 7th सेंचुरी सीई में इनका रेन था। ठीक है। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले थानेसर से कान्यकुब्जे कैपिटल लेके आए, थानेसर जो आज का हरियाणा है। ठीक है। हरियाणा से ये यूपी के कन्नौज में कैपिटल लेके आए, एक तो इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट, इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को एक किया था हर्षवर्धन ने। ठीक। और पहली बार इन्होंने फ्यूडल लैंड ग्रांट देनी शुरू की थी। तो जो फ्यूडल सिस्टम पूरे नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ, उसका कहीं न कहीं स्टार्टिंग हर्षवर्धन से शुरू होती है। इन्होंने कई जमींदार वर्ग खड़ा किया कि आप ज़मीनें लीजिए और आस-पास के गाँव से टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुँचाइए। तो ये वाला सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ, जो बाद में लगभग सबने फॉलो किया। और नेक्स्ट है, इन्होंने कन्नौज के अंदर एक फेमस असेंबली शुरू की, जैसी प्रयाग में आज तक जो कुंभ चलता आया है ना, वो भी एक तरीके से इनका ही शुरू किया हुआ एक फेस्टिवल है। इन्होंने दो जगह शुरू किया था, कन्नौज में और प्रयाग में। तो कन्नौज में तो होना बंद हो गया, लेकिन प्रयाग में आज भी जारी है। और वो, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरुआत जैसी हुई होगी उसी फॉर्म में अभी भी चल रहा है, लेकिन हाँ, उसका जो लिंक है वो वहां तक जाता है। हर्षवर्धन के समय से ये फेस्टिवल होना शुरू हो गया था, हर 12 साल वाला। ठीक है। और ये इसलिए भी फेमस है कि हेम सॉन्ग ने एक बार इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था और अपनी बुक में इसके बारे में लिखा। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ब्रीफ में मैंने आपको समझाई। हर टॉपिक को इसी जो ब्रीफ में चीजें बताई गई हैं, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जानना है और डेप्थ में जाके पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन आपको एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश की दे दी।